dear viewers, welcome to Dr. Madhu's Physio Classes. हाल ही में मेरे एक व्यूअर ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि मैं उनको कुछ टिप्स बताऊं ताकि वो अपनी इंग्लिश में बेहतरी ला पाए। यानी कि उनका कहना है कि क्लास में जब लेक्चर्स होते हैं इंग्लिश में तो उन्हें समझ तो आ जाती है, लेकिन आगे जाकर जब वो उन्हीं समझे हुए कंसेप्ट्स को लिखना चाहते हैं वो लिख नहीं पाते। तो क्या करना चाहिए ऐसे केसेस में? अब अगर बात करें मेरे इस चैनल की, तो इस चैनल का एक प्राइमरी मोटिव यही रहा है, मतलब इस चैनल को स्टार्ट करने के पीछे यही मेरा आइडिया था कि मैं उन बच्चों के लिए फिजियोथेरेपी के कंसेप्ट्स को इजी बना दूं जिनके लिए इंग्लिश एक बैरियर है। आज के एरा में मैक्सिमम बच्चों को तो अच्छी अंग्रेजी आती है, लेकिन अभी भी ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनके लिए ये इंग्लिश लैंग्वेज एक बैरियर सा एक्ट करता है। उन्हें बहुत सारी चीज़ें इसलिए नहीं समझ आती क्योंकि चीज़ें लिखी हुई होती है या पढ़ाई जाती है इंग्लिश में। तो अगर मेरे चैनल को आप फॉलो करते हैं, आपको पता ही होगा कि मैं हिंदी में सारे फिजियोथेरेपी के बेसिक कंसेप्ट्स को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मेरी इस व्यूअर के सवाल ने थोड़ा और मुझे इस बारे में सोचने में मजबूर किया, क्योंकि उनका सवाल थोड़ा अलग था। उनको इंग्लिश में कही हुई बातें समझ तो आ जाती है, उनका प्रॉब्लम है कि वो इन चीज़ों को फिर से समझने के बाद खुद नहीं लिख पाते। वैसे तो अगर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करें उसमें कोई उनको इशू नहीं आएगा, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आपको एक डिग्री चाहिए, उसके लिए आपको परीक्षाएं देनी पड़ेगी और एग्जाम्स तो होंगे इंग्लिश में। तो प्रॉब्लम यस वहाँ पे आती है, और एक ये बहुत बड़ा मेजर रोड ब्लॉक हो सकता है ऐसे सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनको इंग्लिश में अच्छी तरीके से सेंटेंस फ्रेम करके एक कंसेप्ट को दूसरे बंदे को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बात करते हैं आज इसी टॉपिक पे, और मैंने स्टूडेंट को कहा था कि मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि फिजियोथेरेपी के बेसिक कंसेप्ट्स तो मैं समझा देती हूँ क्योंकि मैं खुद एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, लेकिन आपको ये समझा पाना कि इंग्लिश में लिखने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। मुझे थोड़ा सा टाइम लेना पड़ा इस बारे में सोचने के लिए, और मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ आज आपके सामने इसी बारे में। अब बस इंग्लिश ही नहीं, किसी भी भाषा को, नए भाषा को अगर आप सीखना चाहे ढंग से तो आपको दो चीजों की जरूरत होगी। पहली बात है वक्त और दूसरा है प्रैक्टिस। वक्त आपको इसलिए निकालना होगा क्योंकि उस भाषा को सीखने के लिए ऑब्वियसली वक्त की आपको जरूरत पड़ेगी, और उस वक्त में आपको क्या करना होगा, उस भाषा को बोलने की, लिखने की, सुनने की, समझने की प्रैक्टिस करनी होगी। ये सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, कोई भी नई भाषा आप सीखना चाहे तो आपको टाइम एंड प्रैक्टिस, इन दो मेन कंपोनेंट्स को सबसे पहले ध्यान में रखना होगा। तो चलिए मानते हैं आपने वक्त निकाल लिया कि इतना टाइम मैं रखता हूँ या रखती हूँ इस नए लैंग्वेज को सीखने के लिए। अब मुझे प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस किन चीज़ों की करनी है? 4 चीज़ों की। सबसे पहली बात है रीडिंग, उसके बाद आएगा राइटिंग, देन लिसनिंग एंड देन स्पीकिंग। रीडिंग यानी कि आपको पढ़ना होगा, आपको लिखना होगा, आपको सुनना होगा और फिर आपको बोलना होगा, और इन चारों कंपोनेंट्स की आपको एक प्रैक्टिस करनी होगी। तो सबसे पहला कंपोनेंट है रीडिंग। अब मैं रीडिंग की बात जब करूं तो आई डोंट मीन कि आपको बस अपने सिलेबस के बुक्स को रीड करना है। आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, कोई भी आर्टिकल, न्यूज़पेपर, ई बुक, जो भी आपके मन में आए आप पढ़िए, लेकिन जिस भाषा को आप सीखना चाह रहे हैं, आज हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश में लिखे हुए बुक्स को पढ़ें। स्टार्ट कीजिए सिंपल बुक से, मतलब आप कोई स्टोरी बुक उठा लीजिए जो बच्चों के लिए बनी हो और उसको पढ़िए, और उसके सेंटेंसेस को आप समझने की कोशिश कीजिए। जो भी वहाँ पे वर्ड्स यूज हुए हैं उनको समझिए, और जब भी कुछ समझ ना आए एक डिक्शनरी निकालिए और फिर उस वर्ड का मतलब समझिए। इससे क्या होगा, एक तो आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, दूसरा आपको समझ आएगा कि सेंटेंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले जरूरी है आप सिंपलर बुक्स से स्टार्ट करें और फिर कॉम्प्लेक्स बुक्स की तरफ जाएं। अब पढ़ाई करते वक्त आप जोर जोर से पढ़ें, इस तरीके से कि आप जो वर्ड्स बोल रहे हैं, जो सेंटेंसेस बोल रहे हैं, वो आपको खुद भी सुना। इससे क्या होगा, आपको इस लैंग्वेज पे बात करने में एक आसानी होगी और आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा। जिस तरीके से आप शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं वो सही होगा,
और प्रोनाउंसिएशन में भी अगर आपको कोई असुविधा आए तो आप इधर गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप बहुत सारे लर्निंग ऐप्स भी आजकल आ गए हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और फिर अपने शब्दों को सुने कि आप सही तरीके से बोल रहे हैं या नहीं, या जो आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं वो कैसा लग रहा है सुनाई देने में। अब एक बार आपने ये पढ़ना शुरू कर दिया, उसके आगे लिखना शुरू करें। मैं कहूँगी कि आप जैसे एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के बाद आप समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी और विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउंसिएशन, और फिर उसके बाद उसी पैराग्राफ को जो भी आपने पढ़ा है, चाहे आर्टिकल, चाहे न्यूज़पेपर, चाहे स्टोरी बुक से या फिर अपने सिलेबस के बुक से, उसी को अब लिखने की कोशिश करें बिना देखे। मतलब आपने जो भी पढ़ा है, जो भी समझा है, उसे अब अपने शब्दों में फिर से लिखने की प्रैक्टिस करें। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो आपने सुना ही होगा। तो बार बार जब आप इस तरीके से एक पैराग्राफ को लिखने की कोशिश करेंगे, आप में वो काबिलियत आ जाएगी कि आप एक सेंटेंस को फ्रेम करें, उसे लिखें। और लिखते वक्त ऑब्वियसली ग्रामर का आपको इस्तेमाल करना होगा, तो कुछ ग्रामर के बुक्स का आप यूटिलाइजेशन करें। हो सकता है आपको एक ट्यूटर की ज़रूरत पड़े, तो एक इंग्लिश टीचर से आप मदद ले सकते हैं। ग्रामर और सेंटेंस फॉर्मेशन, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन सारे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ग्रामर की जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसके लिए। तो ये आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा। शर्माइए नहीं कि अब मैं कॉलेज में आ गया हूँ, अब मैं कैसे सीखूं। अगर खासकर आप रीजनल मीडियम से आए हैं, अपने मातृभाषा में पढ़ के आए हैं इसके पहले तक, तो हो सकता है अभी आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो। अगर आपको आदत नहीं थी अपने स्कूल में या फिर अपने पिछले सालों के इस एजुकेशन के सफ़र में इंग्लिश में बातें करने की या लिखने की, तो ये आपके लिए सही रहेगा कि आप एक इंग्लिश टीचर से मदद ज़रूर लें। अब इसके आगे ज़रूरी है लिसनिंग। लिसनिंग यानी सुनना। किसी भी इंग्लिश मूवी को चला लीजिए जिसमें सबटाइटल हो और आप रिलेट कीजिए जो वो बंदा बोल रहा है, जो लिख रहा है, उसके एक कनेक्शन को बिठाने की कोशिश कीजिए। और इसके आगे आप कुछ न्यूज़ देख लीजिए इंग्लिश में, कोई पॉडकास्ट देख लीजिए, जो भी आपको पसंद है ऐसा कुछ देखिए, लेकिन इंग्लिश में देखिए, उसे सुनिए अच्छे से, किस तरीके से लोग इंग्लिश में बातें करते हैं, वो रिदम कैसा होता है, वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन कैसी होती है, किस तरीके के वर्ड्स कहाँ यूज़ होते हैं। जब आप बार बार इस तरीके से सुनते रहेंगे एक लैंग्वेज को, आपके दिमाग में बहुत सारा ऐसा स्टिमुलस आएगा जिससे आप नई वोकैबुलरी रिटेन कर पाएंगे, नई तरीके से बातों को कहना सीखेंगे उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। और बस ये 3 कंपोनेंट्स हो गए। तो इसके आगे अब आपको प्रैक्टिस करनी है स्पीकिंग। स्पोकन इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। मतलब आप कह रहे हैं आपको लिखने में असुविधा है, लेकिन जब आप बोल पाएंगे उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, फिर लिखने की सारी असुविधा ही खत्म हो जाएगी। और इसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस कीजिए बार बार इंग्लिश में बातें करना। आप अपने फ्रेंड्स से बातें कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स से बातें कर सकते हैं, उनसे कहिए। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई है जिसको इंग्लिश में एक अच्छा ग्रास्प है, उनसे कहिए कि वो आपको रोके टोके जब भी आप गलत बोल रहे हैं। जब भी आप एक झिझक महसूस करेंगे इस लैंग्वेज को बोलने के लिए, उतना ही आपको टाइम लगेगा इस लैंग्वेज को सीखने के लिए। फ्लुएंसी तभी आती है जब आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। शुरू शुरू में तो सबसे होता है, गलतियां होंगी ही, और इंग्लिश हमारी अपनी भाषा नहीं है, तो इसमें शुरू में गलतियां करना तो आम है। मैंने भी किया था, आप भी करेंगे, लेकिन यस, यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं जब मैं अपने कॉलेज में थी। क्लास 12 तक मैंने भी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं की। हालांकि लिखना मुझे बहुत अच्छे से आता था, लेकिन बोलने की जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन आगे जाकर मेरे फ्रेंड सर्कल में एक मेरी फ्रेंड थी निम्मी जोसेफ, जो कि मलयाली थी और बहुत अच्छा इंग्लिश बोलती थी। वो मुझे काफ़ी रोकती टोकती थी जब भी मैं इंग्लिश बोलती थी और मेरी कुछ जगहों पे अच्छी सी प्रोनाउंसिएशन नहीं होती थी या फिर मैं कुछ गलत बोल देती थी इधर उधर। तो शी यूज्ड टू करेक्ट मी अ लॉट, और इसी तरीके से उसने भी हिंदी सीखा, मतलब जब हम दोनों बात करते थे। तो इस तरीके से किसी फ्रेंड से भी हेल्प आप ले सकते हैं। देखिए, डेडिकेशन तो लगेगा ही। अक्सर क्या होता है, हम अपने मदर टंग में सोचते हैं जब भी हमें कुछ सोचना होता है लिखने से पहले। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में भी कोई आंसर लिखना होता है तो हम सोचते हैं अपने मदर टंग में। सो कोशिश कीजिए कि एक ऐसा प्रैक्टिस बनाएं, आप सोचें ही इंग्लिश में, फिर लिखना बोलना सब कुछ काफ़ी ईजी होने वाला है।
लेकिन यस, फिर इन सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए होगा? टाइम एंड प्रैक्टिस। टाइम दीजिए, डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो मैम से बस कुछ टिप्स मांगे थे, मैम ने तो ये सारा इतना सारा टास्क दे दिया, इसके थ्रू मैं अपने इंग्लिश को सुधारूं या फिर मैं अपनी पढ़ाई करूं, तो देखिए भाई, प्रॉब्लम आपकी है तो सल्यूशन भी आपको ही निकालना पड़ेगा। जो कुछ भी मैंने कहा है ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से कहा है। मतलब मेरा मदर टंग ना हिंदी है ना इंग्लिश है। सो अगर मैं आज हिंदी बोल पा रही हूँ ये इसलिए क्योंकि मैंने इन सारे 4 स्टेप्स को फॉलो किया। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि क्या आपको मेरी हिंदी या इंग्लिश सही लगती है। अगर सही लगती है फिर इन टिप्स को ज़रूर अपनाएं, क्योंकि बाय बर्थ मैं एक असमीज़ लड़की हूँ। सो इनिशियली हमारे घर पे हम असमीज़ में ही बातें करते थे, फिर उसके आगे हिंदी सीखना शुरू किया और इंग्लिश तो काफ़ी लेट, जाके कॉलेज लाइफ के आगे ही शायद मैंने फ्लुएंसी पाई है इंग्लिश में। But then now I feel I have a good grasp of English as well as Hindi because I have not inhibited myself from speaking these 2 languages, and now at present today I can say that this was all because I tried to listen to how people talk in English. I tried to listen to how people pronounced certain words in English. अभी भी गलतियाँ होती है, मैं नहीं कह रही नहीं होती, but then as you keep on practicing things, as you keep on reading, writing and टॉकिंग टू पीपल इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, आपको अपने आप फ्लुएंसी आ जाती है। फिर लिखने में हो या पढ़ने में हो, बोलने में हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। आई डोंट नो कितने % ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जिनको इंग्लिश एक बैरियर लगता है, बट अगर ऐसा लगता है आपको, मैं उम्मीद करती हूँ मेरे जो भी वीडियोज़ आप देखते हैं उससे आपको एक आसानी होती होगी सारे कंसेप्ट्स को समझने में। चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करना मत। और अगर आपको थोड़ा भी वैल्यूएबल लग रहा है मेरा ये चैनल, तो अपने फ्रेंड्स, सीनियर्स और जूनियर्स के साथ शेयर भी जरूर करें। मिलती हूँ आपसे जल्दी ही किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।